अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो में हमने कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट में अरेस्ट करने से लेके ट्रायल शुरू होने तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और सीखेंगे कि शुरू से एंड तक जो है उसमें क्या प्रोसीजर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमने क्रॉस एग्जामिनेशन सीखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। जब नारकोटिक्स के केस में एसआई जो है वो कंप्लेनेंट होता है उसमें, और साथ रीडिंग पार्टी होती है। थाने से जब निकलते हैं तो रजिस्टर नंबर 2 में इंदराज करते हैं कि हम फलां मकसद के लिए फलां जगह पे जा रहे हैं, या हमारी जो ड्यूटी है वो जगह बता देंगे ये ड्यूटी वाली जगह है, पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं, और हम प्राइवेट गाड़ी पे जा रहे हैं या मोबाइल पे जा रहे हैं, या जो भी उसमें है वो उसमें मेंशन करते हैं डिटेल। उसके बाद निकल जाते हैं। जब भी बंदे की तलाशी लेते हैं, ठीक है, बंदा अरेस्ट करते हैं, पकड़ते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक जो उसको हाथ डालेगा, उसको अरेस्ट करेगा, वो एसआई जो है वो उसको पकड़ेगा। फिर उसके बाद जो उससे पूछगछ है वो भी एसआई करेगा, जो तो कंप्लेनेंट है, रीडिंग पार्टी का हेड है। उसके बाद अगर उससे कोई मंशियात बरामद होती है तो मंशियात का जो वजन करना है, उसको चेक करना, वजन करना, नमूना पार्सल अलग करना, ये भी कंप्लेनेंट का काम है। इवन के मौके का जितना भी काम है वो सारा कंप्लेनेंट नहीं करना होता है, ठीक है। बंदा अरेस्ट हो गया, मंशियात बरामद होगी, सबसे पहले कंप्लेनेंट क्या करेगा कि मंशियात का वजन करेगा, फिर उसमें से नमूना पार्सल अलग करेगा। नमूना पार्सल अलग करके फिर उसके बाद क्या करेगा कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट मौके पे जो तैयार होता है वो फर्द तैयार करेगा। फर्द के बाद फिर जो कंप्लेनेंट है वो एक इस्तिगासा लिखेगा। इस्तिगासा लिखने के बाद फिर एक कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल को दिया जाता है। फिर वो कांस्टेबल क्या करता है कि थाने जाता है, मुहर्रर को देता है, फिर वहां से एक तफ्तीशी अपॉइंट होता है, ठीक। उसको जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंटरेस्ट होती है तफ्तीशी को। फिर उसके बाद जो तफ्तीशी है वो कंप्यूटर ऑपरेटर को इस्तिगासा डिक्टेट करवाता है, एफआईआर लिखते हैं। एफआईआर लिखने के बाद जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसका 161 का बयान तफ्तीशी लिखता है, और जो इस्तिगासा लेके आया होता है थाने उसको लेके आ जाते हैं मौके पे। मौके पे आने के बाद नक्शा मौका बनाता है, केस प्रॉपर्टी रिसीव करता है कंप्लेनेंट से। उसके बाद जो 161 के बयानात है मौके पे वो तफ्तीशी लिखता है। सारी माल मुकदमा मुलजिम को लेके तफ्तीशी थाने में आ जाता है। फिर उसके बाद जो माल मुकदमा है वो मुहर्रर को दिया जाता है। मुहर्रर उस माल मुकदमे को रजिस्टर नंबर 19 में दर्ज करके मालखाने में रख लेता है। जो मुलजिम है उसको लॉकअप में बंद किया जाता है। फिर अगले दिन तफ्तीशी जो है वो मुलजिम को लेके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है उसके पास लेके आते हैं। फिर उसके बाद उसको जुडिशियल कर लेते हैं। जुडिशियल होने के बाद जो तफ्तीशी का काम है वो इंग्लिश डॉकेट जारी करना है। फिर उसके बाद मुहर्रर से रोड सर्टिफिकेट बनवा के, चाहे वो नमूना पार्सल खुद लेबॉर्ट्री जमा करे या किसी को भी अपॉइंट करता है उसके नाम से इंग्लिश डॉकेट जारी करता है। फिर वो कांस्टेबल हो, एसआई हो, जो भी है, कोई इस पे कोई मना नहीं है। कोई भी बंदा लेबॉर्ट्री में वो नमूना पार्सल जमा करवा लेता है। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट है 173 की वो तैयार करके फिर वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जमा कर देता है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उसके बाद फिर जो प्रोसिक्यूटर साहिबान होते हैं उसको पास करते हैं। पास करने के बाद फिर वो आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब के पास। मैजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं कि उसको फॉरवर्ड करते हैं सेशन जज साहब के पास। सेशन जज साहब क्या करते हैं कि फिर उसको किसी भी एडिशनल सेशन जज को मार्क कर देते हैं, या वो अपने पास भी रख सकते हैं। उसके बाद फिर ट्रायल शुरू होता है। सबसे पहले फिर चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर एविडेंस होती है। एविडेंस, अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें हम एविडेंस डिस्कस करेंगे कि एविडेंस कैसे होती है, और इसके जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन को हम देखेंगे। अच्छा, चार्ज फ्रेम होने के बाद, अब जैसे कि चार्ज फ्रेम हो गया है, उसके बाद फिर एविडेंस होती है। एविडेंस में आपने इस बात का ख्याल करना है कि जो कंप्लेनेंट है, जो इस्तिगासा लेके गया है, और जो फर्द का गवाह है, ये आपके सेट विटनेसेस हैं। ये आपने इनकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो एक साथ करनी है। एग्जामिनेशन इन चीफ का कोई इशू नहीं है, वो आप पहले सबका करवा लें, फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन करें। लेकिन मुहर्रर को भी आप अलग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तफ्तीशी को आप अलग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा जो पार्सल लेके गया है उसको आप अलग से कर लें, कोई मसला नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया है वो कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो सेट के विटनेसेस हैं वो कंप्लेनेंट हैं, फर्द का गवाह और जो इस्तिगासा लेके गया, ये तीनों आपके सेट के विटनेसेस हैं। आपकी जो कंट्राडिक्शंस निकलेगी वो इन 3 मेन गवाहान से निकलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एफआईआर को। अब जैसे कि मेरे पास एक केस है
डॉक्यूमेंट की तरफ अगर जाएं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो मौके की कार्रवाई है, मंशियात बरामद होती है, फिर वजन होता है मंशियात का। वजन करने के बाद नमूना पार्सल अलग किया जाता है। फिर उसके बाद जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट तैयार होता है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ अगर जाएं तो ये फर्द मकबूजगी है, ठीक है, ये देख लें, ये फर्द मकबूजगी तैयार होती है। फिर उसके बाद अगर कोई पर्सनल सर्च आइटम्स हैं, मोबाइल वगैरह है, जामिया तलाशी में कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वो फरदात तैयार होते हैं मौके के। तो उसके बाद जो है वो कंप्लेनेंट जो है वो इस्तिगासा लिखता है, ठीक है, ये इस्तिगासा है सारा, ये मैं शेयर कर देता हूँ दोनों। इस्तिगासा लिखा जाता है, ठीक है। इस्तिगासा अब हमारे केस में कौन लेके गया है, ये अगर हम देखें तो अशरफ साहब जो है ये इस्तिगासा लेके गए, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं, जैसे कि सेट के विटनेसेस हैं, 3 जो मैंने आपको बंदों के नाम बताए थे वो सेट विटनेसेस हैं, ठीक है। अब इनको शुरू करते हैं। ये FIR जो है ये मैंने आपको शेयर की हुई है, क्रॉस एग्जामिनेशन से शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन से शुरू करते हैं कि हमराइयाँ नूर मोहम्मद, ASI मोहम्मद अशरफ, और ये सारे प्राइवेट गाड़ी सेक्टर G11 इस्लामाबाद सर से मुखबर खास ने इतला दी, ठीक है। इसमें मुखबरी है कि एक आदि मंशियात फरोश जो है वो मंशियात। अब इसको क्रॉस एग्जामिनेशन को जब हम आप शुरू करते हैं, ठीक है, अब मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन हम शुरू कर रहे हैं ये 3 बंदों की है। इसमें जो कंप्लेनेंट हैं आपके, वो कंप्लेनेंट के बाद जो फर्द का गवाह है, और फर्द के इसमें जो गवाह है वो एक मुमताज़ अली हैं और मोहम्मद नूर है, ठीक है। और इसके बाद जो इस्तिगासा लेके गया है, इनके जो क्वेश्चंस हैं ये सबके सेम हैं। तो इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पूछना है कि जब आप थाने से निकलते हैं तो रजिस्टर नंबर 2 में आपने पेट्रोलिंग के बारे में या मुखबरी के बारे में या आपकी जो टीम है इसके बारे में जितनी भी मालूमात हैं वो लिखनी लाजम होती हैं, ठीक है, वो करेक्ट करेगा। ये बात दुरुस्त है कि आपकी जो मूवमेंट है कहीं पे जाने की वो रजिस्टर नंबर 2 से ही जाहिर होती है कि हम फलां जगह पे गए थे रेडिंग के लिए, तो ठीक है। फिर उसके बाद ये बात भी दुरुस्त है कि आपने जो रजिस्टर नंबर 2 है उसका जो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट है वो आपने चालान का हिस्सा नहीं बनाया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जब आप थाने से निकले हैं, थाने से लेके जाए वकुआ तक कितना फासला था, ठीक है, फासला आपने पूछना है। फिर थाने से लेके जाए वकुआ तक जब आप गए आपका कितना टाइम लगा। जो मुखबरी है वो आपको बजरिया फोन हुई थी या मुखबर ने खुद बताया था आपको, उसकी सोर्स क्या है वो सोर्स आपने पूछनी है, ठीक है। जो मुखबर खास है वो जाए वकुआ पे गया था या नहीं गया था, फोन पे बताया था उसने या वो वहां पे मौजूद था तो उसने इशारा किया, ठीक है। फिर आपका जो रास्ता है जब आप थाने से निकले हैं और मुखबर खास ने वो थोड़ी सी सोर्स पूछ लेनी है, फिर डायरेक्ट आपने उसी बंदे को अरेस्ट किया या इसी दौरान आपने कुछ और बंदों की भी तलाशी ली, ठीक है। अच्छा, अच्छा वो जो मुलजिम है उसके कपड़ों का रंग आपने पूछ लेना है कि उसके कपड़ों का रंग क्या था, मुलजिम की एज क्या थी, मुलजिम एज शेप वगैरह ये सारी आपने पूछ लेनी है। फिर उसके बाद जब आप मौके पे गए, क्योंकि आपके मुताबिक जो आपको मुखबरी हुई है उसके मुताबिक मुखबर खास ने इतला दी कि एक आदि मंशियात फरोश सेक्टर G11 सेक्टर में मंशियात के लिए गाहकों का इंतजार में खड़ा है, ठीक है। तो आपने पूछना है कि उससे पहले कुछ बंदों को उसने मंशियात फरोख्त कर दी थी या अभी खड़ा था। अगर खड़ा था तो आपने इंतजार किया था मजीद बंदों को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। वहां पे जब आप गए तो उसके पास कोई गाहक मौजूद थे, अगर बेच दी थी तो उसके पास कितनी प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि वो उसकी तरफ बाद में जाएंगे तफ्तीशी के उसमें क्लियर करेंगे, लेकिन इसमें मुराद ये है कि पैसे कितने रिकवर हुए हैं उससे अगर बेच दी थी तो, ठीक है। इसके बाद जो मुलजिम है, मुलजिम का और आप लोगों का फासला कितना था, मुलजिम ने भागने की कोशिश की थी या नहीं की थी। अच्छा, मुलजिम ने कितनी दूर भागने की कोशिश की थी, जब आपको मुलजिम ने देखा तो कितनी दूर तक भागा था वो। अच्छा, फिर इसके अलावा आप जब गए मौके पे तो आप लोग यूनिफॉर्म में थे, ठीक है, ये सारी बातें आपने पूछनी है। फिर आगे अगर FIR की तरफ देखें तो ये कहते हैं कि लड़का पुलिस जिसको मशकूक जानते ही जो है वो बाद दरियाफ्त में फ़लाँ फ़लाँ नाम बताया हाथ में। अच्छा, ये जो शापर है, हाथ में पकड़ा हुआ शापर बैग बरंग सफ़ेद, ठीक है।
अब आपने ये बताना है कि ये जो सफ़ेद शापर है ये आपने अलग से रिकवरी मेमो पे नहीं लिया, ठीक है। अगर जो पुलिस केस हैं और जो एएनएफ के केस हैं, एएनएफ के केस में वो बमा शॉपिंग बैग लेते हैं, पुलिस केस में अभी तक ऐसा मैंने कोई देखा नहीं है, एक आध आ जाता है। अब इसमें यहाँ से पे ट्विस्ट है कि अगर तो पुलिस केस में नहीं लिया वो तो अलग बात है, लेकिन अगर एएनएफ के केस में आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस पर वो क्योंकि बमा शॉपिंग बैग ही लेते हैं, तो फिर वो आपने उससे जरा में पूछना है कि ये जो शापर है ये अलग से एग्जिबिट नहीं हुआ, ठीक है। इसके ऊपर जो जजमेंट है, एक तो इस पर जावेद वर्सेस स्टेट है, वो भी मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, अवैस वर्सेस स्टेट है, और एक है मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इसी बात पे मेरे मुलजिम को एक्विट किया था। ये तीनों मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। लेकिन अभी क्योंकि रिसेंटली मोहसिन अख्तर कियानी साहब की एक बहुत अच्छी जजमेंट आई है, सबा गुल वर्सेस स्टेट, PLJ 2024 CRC 1091, इसमें कियानी साहब ने ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया कि जिस भी चीज़ से रिकवरी होती है, ठीक है, उसको आपने फ़र्द पे लेना है। अब ये जो सबा गुल वर्सेस स्टेट है इसमें रिकवरी खातून की शलवार से हुई थी और वो शलवार फ़र्द पे नहीं ली गई थी। इसके अलावा इसमें वीडियो का पॉइंट था, रजिस्टर नंबर 19 का जिक्र किया गया था, और वीडियो का बहुत मज़े का पॉइंट इसलिए था कि कियानी साहब का कहना है कि वीडियो जो है वो बॉडी कैमरा से होनी चाहिए, पहले से ही कैमरे लगे हों, और फिर वो वीडियो कोर्ट में प्ले होगी। नॉर्मली हमारे केसेस में वो कभी भी प्ले नहीं करते, तो ये कुछ वीडियोस के लिए SOPs दी हुई थी, और रजिस्टर नंबर 19 के लिए कि रजिस्टर नंबर 19 का एक्सट्रैक्ट जो है वो चालान का हिस्सा होना लाजमी है। तो ये रिकवरी पे थी। इसके अलावा जो है वो एक 2020 YLR 2082 जजमेंट है, इसमें जो रिकवरी है वो चादर से हुई थी, लेकिन चादर को फ़र्द पे नहीं लिया गया था और एग्जिबिट भी नहीं हुई, जाहिर सी बात है, तो इस पर एक्विटल है, ठीक है। अब आगे फिर ये कहते हैं कि शापर से हुई। अच्छा, नमूना पार्सल लेते वक्त आपने क्या करना है कि नमूना पार्सल है कितने ग्राम अलग किया था, कितनी अटेम्प्ट में अलग किया था नमूना पार्सल, फिर नमूना पार्सल किस चीज़ से आपने अलग किया था, ठीक है। कलर का आपने पूछना है कि जो कंट्राबैंड है उसका कलर कैसा था। कलर पे जो मेन जजमेंट्स हैं वो 2016 PCRLJ 1170, 2016 YLR नोट 123, ये कलर पे थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आया था, मुख्तलिफ थी, तो इस पर एक्विटल हैं कलर के ऊपर। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो जब पार्सल बनते हैं, पार्सल जब बन रहे थे तो कंप्लेनेंट, नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि सारी काम जो है वो कंप्लेनेंट का होता है, ठीक है। पार्सल किसने बनाए थे, उस पर जो मोहर बइस्मी है वो किसने लगाई थी, जो मोहर बइस्मी के लिए वो मोम होती है, ठीक है, वो मोम पिघला के उस पर लगाते हैं, फिर वो आगे जाके लगती है। वो मोम किसने पिघलाई थी, जब पार्सल बन रहे थे तो किस किस ने बनाए थे, किस किस ने मदद की थी पार्सल बनाने में, जो कपड़ा है वो कहाँ से आया, वो किसने काटा था और किसने उसको ना उसमें लपेटा था। और फिर इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन किट है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, उसका कोई जिक्र नहीं है FIR में। इन्वेस्टिगेशन किट जो है वो गाड़ी से कौन लेके आया था, वापस किसने रखी, तफ्तीशी किट में क्या क्या चीज़ें थी, ये सारी आपने उसमें जरा कर लेनी है। फिर इसके बाद अगर आगे देखें तो, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन में भूल गया था, प्राइवेट गाड़ी। देखें इसमें अब प्राइवेट गाड़ी का जिक्र नहीं है, तो इसमें आप ये भी पूछ सकते हैं कि गाड़ी का रंग क्या था, उसके कलर वगैरह भी पूछ सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि ये बात दुरुस्त है जो प्राइवेट गाड़ी जिस पे आप पेट्रोलिंग कर रहे थे उसकी आपने कोई डिस्क्रिप्शन जो है वो इसमें नहीं बताई थी। फिर उसके बाद आपने पार्सल पूछने हैं कितने पार्सल बने थे। अब क्योंकि ये तो हमारा हीरोइन का केस है, जो चर्च का केस है, चर्च के केस में अमूमन क्या होता है कि लितर होते हैं, 3 लितर होते हैं, 4 लितर होते हैं, तो हर एक लितर से अलग अलग नमूना लेना लाजमी है। फिर फॉर एग्जांपल पीस एक ही है, फिर उससे एक ही लेंगे, मतलब उस पीस से एक ही नमूना जाएगा। लेकिन अगर पैकेट एक है, ये पैकेट है, ठीक है, और इसमें 2 पीस है, तो इससे भी और इससे भी 2 नमूना पार्सल जाएंगे। ये पैकेट है, ऊपर सोल्यूशन टेप लगी हुई है, ठीक है, इस तरह से है, तो इससे इसको खोल के इससे अलग जाएगा और इससे अलग जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो, क्योंकि अब ये कंट्राडिक्शन आ गई है इसमें, तो अब इस पे फिर आमिर ज़ेब केस आ जाता है 2012, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है कि नमूना पार्सल कितने से लिए हैं। नमूना पार्सल जो है वो जो चर्च का केस है ये पीस है, ठीक है, जो चारों कोनों से नमूना पार्सल आपने लिया था, एक कोने से लिया था, फिर नमूना पार्सल लेने के बाद आपने सेलो टेप वापस लगाई थी, नहीं लगाई थी, खुला छोड़ दिया था, कितना टाइम लगा उसमें नमूना पार्सल बनाने में। और फिर इसके अलावा क्योंकि ये अब हीरोइन है तो नारकोटिक उसमें भी, चर्च में भी आपने रंग का पूछ लेना है कि उसमें चर्च क्या था, रंग क्या था, कितने आपने वो बनाए थे।
फिर नमूना पार्सल कितना लिया था, छोटे पैकेट 6 ग्राम बतौर नमूना तजाई के मियान जिसके पास मोहर बइस्मी AR। अब ये जो मोहर बइस्मी है AR, ये चेक कर लेनी है कि ये कंप्लेनेंट के नाम पे है या नहीं है। जो पुलिस रूल्स हैं उसके मुताबिक जो सीजिंग ऑफिसर है उसके नाम से होनी चाहिए, और सीजिंग ऑफिसर कंप्लेनेंट होता है। ये SI जो है वो रैंक का बंदा कंप्लेनेंट हो सकता है। सेक्शन 20 और 21 ये आपने CNSA का देख लेना है। लेकिन जो बुक है उसके मुताबिक SI ले सकता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक दो जजमेंट्स हैं कि अगर रेडिंग पार्टी पहले से ही निकल आती हैं पेट्रोलिंग के लिए, और वहाँ से कोई बंदा सस्पेक्टेड होता है, उससे मंशियात निकल आती हैं, तो वो ASI भी उसकी तफ्तीश कर सकता है। तफ्तीश से मुराद कंप्लेनेंट बन सकता है, सीजिंग ऑफिसर बन सकता है, तफ्तीश नहीं कर सकता। तफ्तीश को आगे जो है वो मैं आपको थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। अब ये जो AR है ये कंप्लेनेंट के नाम से नहीं है, ये मोहम्मद अकरम साहब जो हैं इनके नाम से नहीं है। तो इसको बनाने का ये जो तरीका है सवाल पूछने का, आप अपना पूरा क्या नाम लिखते हैं, ठीक है, मोहम्मद अकरम साहब लिखते हैं पूरा नाम। ये बात दुरुस्त है कि मोहर बइस्मी AR ये आपके नाम से नहीं है, दुरुस्त है। ये बात दुरुस्त है कि ये जो मोहर बइस्मी है रेडिंग पार्टी में से भी किसी के नाम से नहीं है, दुरुस्त है। ये बात भी दुरुस्त है कि जो फाइल आपने बनाई है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई वजह नहीं बताई आपने कि आपने अपने नाम से क्यों मोहर बइस्मी इस्तेमाल नहीं की। ठीक हो गया, ये आपने पूछना है। फिर आपने सजेशन दे देनी है कि जो मौका है उस पर आप क्योंकि मौजूद नहीं थे इसलिए आपके नाम से मोहर भी नहीं है और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन है। इन केस आपके जहन में अगर ये बात आ रही है कि रेडिंग पार्टी में किसी का अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो रहा है और वो कहते हैं कि अच्छा ये मोहर बेस्मी फ़लाँ बंदे की थी और वो कांस्टेबल है, तो वो आपका केस और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा कि रेडिंग पार्टी के हेड के होते हुए कांस्टेबल के नाम से मोहर कैसे हो सकती है। ठीक है, इसी पॉइंट पे मेरी एक्विटल हुई थी। ये भी लिंक मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि मोहर बेइस्मी जो है वो कांस्टेबल की लगी हुई थी। अच्छा आगे चलते हैं। फिर हीरोइन काफ़ी लोग मौजूद थे और फिर गवाह। अच्छा फिर वीडियो अब नहीं बनी हुई, जैसे कि वीडियो के बारे में आपने सवालात करने हैं कि मुलजिम की वीडियो किसने बनाई थी, नहीं बनाई थी वो तो अलग है कि वो कहेंगे कि नहीं बनाई थी, लेकिन जिसमें बनाई हुई है वीडियो किसने बनाई थी, कितनी दूरी से बनाई थी, किसके मोबाइल से बनाई थी, कितना टाइम लगा था बनाने में, जब मोबाइल किसका था, फिर ट्रांसफ़र किसको हुई थी, कंप्यूटर से या मेमोरी कार्ड से, फिर USB में कैसे ट्रांसफ़र हुई, वो जितनी भी सीन है वो सारा आपने पूछना है। उसका जो फ़र्द है वो किसने बनाया था। ठीक है, इसके अलावा अब आपने डॉक्यूमेंट्स पे जाना है कि मौके पे सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा बना था। अब एक जजमेंट है 2018 YLR पेज नंबर 1528, ये जजमेंट है। इसमें एक गवाह ने कहा कि मौके पे फ़र्द पहले डॉक्यूमेंट बना था और दूसरे गवाह ने कहा कि कंप्लेंट पहला डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था मौके पे, तो इस बात पे एक्विटल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो पार्सल्स हैं कंट्राबैंड हैं उस पर गवाहान के दस्तखत थे या नहीं थे। आपने गवाहान से दस्तखत लिए थे, या गवाहान से पूछना कि आपने पार्सल पर दस्तखत किए थे। दस्तखत ना होने की वजह से 2022 SCMR 864 पेज नंबर जो है ये जजमेंट आपने देख लेनी है। इसके अलावा 2020 MLD 934 जो पार्सल हैं उस पर कंप्लेनेंट के साइन नहीं थे तो एक्विटल हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आपने पूछ लेना है रिकवरी मेमो का। जैसे कि अब ये हमारी रिकवरी मेमो है, मैंने आपसे शेयर की हुई है। रिकवरी मेमो में वक्त वकूए का जिक्र नहीं है। वक्त वकूए का जिक्र ना होने की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरा एक एक्विटल हुआ है, मोहम्मद अली उमर ख़ान जदून वर्सेस स्टेट। इसकी लिंक में मैं आपको शेयर कर देता हूँ अगर आपने ये जजमेंट पढ़ लिया तो। जो फ़र्द है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 2022 SCMR 864, जैसे कि वो पहले मैं आपसे दस्तखत पे बात की थी। अच्छा, इस जजमेंट के मुताबिक ये कहते हैं कि जो रिकवरी मेमो है ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अगर बेसिक डॉक्यूमेंट आपका डाउटफुल है तो आप बाकी केस कैसे पूरे प्रूफ करेंगे, क्योंकि नारकोटिक्स के केसेस में जो प्रोसिक्यूशन है इन्होंने दो स्टेप प्रूफ करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो प्रोसीडिंग्स एट द स्पॉट प्रूफ करनी है। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो चेन ऑफ सेफ कस्टडी एंड सेफ ट्रांसमिशन वो प्रूफ करनी है। तो अभी हम जिस स्टेप पे हैं वो प्रोसीडिंग्स एट द स्पॉट पे है। प्रोसीडिंग्स एट द स्पॉट को हमने डाउटफुल करना है, वक्त वकूआ नहीं था। फिर उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि जो फ़र्द है, फ़र्द लिखने पे कितना टाइम लगा, इस्तिग़ासा लिखने पे कितना टाइम लगा, फ़र्द किसने लिखा, इस्तिग़ासा किसने लिखा, नक्शा मौका किसने बनाया, ठीक है, जामिया तलाशी किसने ली, वीडियो का जो फ़र्द है वो किसने बनाया, मौके के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सीक्वेंस मैंने आपको पहले बता दिया है, तो वो आपने इस पर फोकस करना है।
फिर इसके अलावा अगर कोई गवाह है वो कहता है कि अमूमन कोई भी चीज़ ऐसी है कि वो अवॉइड कर रहा है, नहीं बता रहा आपको, आप कहते हैं कि इसका जवाब तो आना चाहिए था मेरी फेवर में, अगर ये हाँ कहें फिर भी मेरी फेवर में है और अगर ना कहे फिर भी मेरी फेवर में है, इतने में गवाह कह देता है कि आई डू नॉट रिमेंबर। इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 2019 SCMR 326। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्पेशली नारकोटिक्स के केसेस में जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनकी जो मेमोरी है वो फोटोग्राफिक रिकलेक्शन होनी चाहिए, फोटोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए और हर एक एक बात जो है वो इनको याद होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके अलावा जो जजमेंट है वो सेफ कस्टडी में भी अगर मैं आपको बताऊं तो 2019 2018 SCMR 2039 और 2022 PCR LJ 1088। ये जो 2022 PCR LJ 1088 इसलिए है कि बहुत मज़े की जजमेंट है कि अगर किसी केस में सेफ कस्टडी और ट्रांसमिशन प्रूव नहीं होती तो बाकी मेरिट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और 2018 आपको पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है, 2018 SCMR 2039, क्योंकि इसमें चेन ऑफ सेफ कस्टडी एंड सेफ ट्रांसमिशन को डिस्कस किया गया है कि जो चेन ऑफ सेफ कस्टडी है, मुलजिम को अरेस्ट करने के बाद जितनी भी कार्रवाई होती है मौके पे वो फिर थाने में जमा करवाने तक सेफ कस्टडी है, थाने से लेके लेबॉर्ट्री में जमा करवाने तक सेफ ट्रांसमिशन है। ठीक है। और इसका जो पूरा प्रोसीजर है ये आपने जो 2039 वाली जजमेंट है ये आपने लाजमी देखनी है। फिर उसके बाद अच्छा हैंड राइटिंग पे, हैंड राइटिंग में आपने कंट्राडिक्शंस लेके आनी है कि ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नक्शा मौका किसने लिखा, 161 के बयानात किसने लिखे। अब इस पे जो हैंड राइटिंग पे 2017 YLR 712 जजमेंट है। इसके 2022 PCR LJ 872। फिर जो कलर पे भी मैंने आपको बता दिया है 2022 SCMR 800। अच्छा, वो जो मोहर बइस्मी मैंने आपको बताई थी कि मोहर बइस्मी पे जो बेसिक जजमेंट है वो 2015 SCMR 291 है। और फिर इसके बाद रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है वो 2026 SCMR पेज 87 है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरी एक इक्विटल हुई थी शफीउल्लाह वर्सेस स्टेट, उसकी भी जो डिस्क्रिप्शन है वो रिपोर्टेड नहीं है लेकिन मैं देख लेता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर आपने पढ़नी है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। अब मौके के आपने सारे उससे पूछ लिए हैं जितने भी गवाहान हैं, और हैंड राइटिंग के बारे में आपने पूछ लिया और फिर जो सीक्वेंस है वो आपने पूछ लिया। फिर जब तफ्तीशी आया तो मुलजिम को आप लोग किधर थे, गाड़ी में थे, गाड़ी के अंदर थे, बाहर थे, किधर थे। ठीक है, वो आपने सारी चीज़ें पूछनी है। इसके अलावा जो रिकवरी मेमो हैं या नक्शा मौका है, 161 के बयानात हैं, इस्तगासा है, ये कहाँ पे लेके गए थे, गाड़ी में, गाड़ी के बाहर, बोनेट पे, ज़मीन पे, वज़न कहाँ पे हुआ, गाड़ी के बोनेट पे हुआ, ज़मीन पे हुआ, या वो सारी चीज़ें आपने पूछ लेनी है। ठीक है। इसके बाद फिर हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कांस्टेबल है उसको इस्तगासा हवाले कर दिया जाता है, फिर वो थाने जाता है, थाने जाने के बाद फिर वो मिलता है तफ्तीशी को, फिर उसके बाद तफ्तीशी आता है मौके पे, फिर उसको केस प्रॉपर्टी हवाले होती है, 161 के बयानात लिखता है, वो नक्शा मौका बनाता है, जो कंप्लेनेंट है उसकी पॉइंटेशन पे नक्शा मौका बनाता है। लेकिन अब हमारा केस से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमारे केस में क्या हुआ कि कंप्लेनेंट ने सारी कार्रवाई की, न इस्तगासा कांस्टेबल को दे के भेज दिया थाने, वहाँ से वो क्या करता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर से FIR लिखवा के वापस आता है और जो कंप्लेनेंट है वो ख़ुद ही तफ्तीशी बन जाता है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं रिसेंटली, वो भी मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में भेज देता हूँ, बड़ी मज़े की जजमेंट्स है। वो कहते हैं कि हम रोज़ इस पे जजमेंट्स देते हैं कि भाई जो IO और कंप्लेनेंट जो है ये सेम, इसको ना रखें, ये अलग अलग बंदा होना चाहिए। और इस एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारी एक्विटल्स हैं। वो जजमेंट जरा करने का ये तरीका है कि आप इनसे पूछना है कि ये बात दुरुस्त है कि आप इस केस में कंप्लेनेंट एज वेल एज IO ऑफ द केस हैं। ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि रिकॉर्ड में आपने कोई वजह नहीं बताई कि आपने खुद ये क्यों पावर एज्यूम की। फिर रिटर्न में भी कोई नहीं है कि चालान में भी ये सारी बातें नहीं है कि आपने क्यों ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ही एज्यूम कर ली और आप खुद तफ्तीशी बन गए। फिर जो सजेशन है वो आपने ये देनी है कि ये बात गलत है कि क्योंकि आप मौके पे थे नहीं और सारी कार्रवाई थाने में हुई है, तफ्तीशी सारी आपने खुद ही पावर एग्ज्यूम जो है वो तफ्तीशी बन गई और सारी कार्रवाई आपने की। ठीक है। इसके बाद जो नक्शा मौका है वो हमारे केस में तो क्योंकि कंप्लेनेंट एज वेल एज IO है तो आपने भी नक्शा मौका देख लेना, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ये देखें। अब ये जो नक्शा मौका है इस पे आपने जो क्वेश्चंस करने हैं तफ्तीशी से आपने ये करने हैं कि ये बात दुरुस्त है कि नक्शे मौके में मुलजिम का नाम कहीं पे नहीं है, वज़न करने का जिक्र नहीं है कि इसमें वज़न कहाँ पे हुआ था,
पुलिस पार्टी जो है वो पुलिस पार्टी का भी जिक्र नहीं है, कि पॉइंट आउट नहीं किया कि पुलिस पार्टी यहाँ पे खड़ी थी, मुलजिम इधर खड़ा था, मैं इधर खड़ा था। फिर जो पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी का भी कोई जिक्र नहीं है, और ना ही मेरी गाड़ी का जिक्र है कि मैं किस गाड़ी पे आया था। फिर आपने टाइम पूछ लेना है। टाइम आप सबसे पूछ सकते हैं, जितने भी गवाहान हैं, कि फरदाद के ऊपर एफआईआर नंबर, मुकदमा नंबर मोरखा बजुर्म थाना किस वक्त लिखा गया था, कंट्राबैंड के ऊपर किस वक्त लिखा गया था। तफ्तीशी से आप ये पूछ सकते हैं कि अगर तो जो आपके सेट के विटनेसेस हैं सब ने कहा कि जो मुकदमा नंबर है वो तफ्तीशी ने लिखा था और इस टाइम पे लिखा था, दोनों चीज़ें ठीक बता दी। फिर आपने तफ्तीशी से टेक्निकल तरीके से लेके आना है कि जब आप मौके पे पहुंचे तो आपने पार्सल के साथ कोई छेड़छाड़ की थी, उस पर कोई ऐड या डिलीट किया था, तो वो कहेगा कि नहीं, तो वो आपका वहाँ से केस बन जाएगा। ये आपने थोड़ा सा देख लेनी है। फिर उसके बाद ये आपने ताख़ीर देख लेनी है। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये रिपोर्ट में कि ताख़ीर है इसमें। फिर आपने ये देख लेना है कि किसने पार्सल जमा किए हैं, ये आपने देख लेना है। रोड सर्टिफिकेट देख लेना है, इंग्लिश डॉकेट देख लेना है, और इनके नाम जो है ये आपने मैच करने हैं। फिर रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपने देख लेनी है कि इसमें क्या सीन है। फिर जो तफ्तीशी से मेन आपके सवालात हैं, एक तो नक्शा मौका हमने डिस्कस कर दिया। तफ्तीशी से आपने ये पूछना है कि आपको इस्तिगासा किस वक्त मिला था, कौन लेके आया था, एफआईआर टाइप करवाने में कितना टाइम लगा, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जिससे आपने एफआईआर दर्ज करवाई उसका 161 का बयान लिखा था नहीं लिखा था, उसको आपने लिस्ट ऑफ विटनेस में शामिल किया था नहीं किया था। जो रजिस्टर नंबर 2 है उसकी कोई कापी आपने चालान का हिस्सा नहीं बनाई। अच्छा, जब आप मौके पे गए तो बयानात हैं 161 के, वो किसकी लिखाई, किस कलमी किसके हैं, नक्शा मौका किसका कलमी है, सबसे पहले आपने कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया था, डॉक्यूमेंट्स का आपने पूछ लेना है। फिर उसके बाद जब सारी मौके पे कार्रवाई ख़त्म हुई, आपके साथ थाने कौन आया था और जो बाकी बंदे हैं वो उनके साथ थाने कौन आया था। अच्छा, फिर ये बात दुरुस्त है कि नारकोटिक्स का जो चेन ऑफ सेफ कस्टडी एंड सेफ ट्रांसमिशन प्रूफ करने के लिए रजिस्टर नंबर 19 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो कहेगा कि हाँ ठीक है। वो रजिस्टर नंबर 19 जो है वो आपने चालान का हिस्सा नहीं बनाया। इस एक बात पे 2025 SCMR 923 जिहान वर्सेस स्टेट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि रजिस्टर नंबर 19 को जो है वो चालान का हिस्सा नहीं बनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल किया। इसके अलावा जो इसमें पॉइंट थे वो ये थे कि तफ्तीशी ने इस बात की बाबत कोई तफ्तीश नहीं की कि ये नारकोटिक्स कहाँ से लेके आया और किसको देने जा रहा था। इस नारकोटिक्स से इसने कितनी कमाई की, कितनी प्रॉपर्टी जायदाद कितनी बनाई, अभी इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसका जितना भी बैकग्राउंड है वो सारा तफ्तीशी ने नहीं मालूम किया था, तो इस पॉइंट पे जो है वो एक्विटल हुआ था। फिर डिले का, ये बात दुरुस्त है कि जो नमूना पार्सल हैं वो विदिन 72 घंटे के अंदर अंदर लेबॉर्ट्री में जमा करवाने होते हैं, और आपने इतनी ताख़ीर की। अच्छा, ताख़ीर पे 27 का वकूआ था और 31 को पार्सल जमा हुए थे, मतलब 4 दिन की ताख़ीर हो गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2024 SCMR 1408। इस पर एक्विटल हुआ था कि ये 4 दिन की ताख़ीर है पार्सल और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस तरह से ये चीज़ आपने देख लेनी है। फिर इसके बाद अगर रजिस्टर नंबर 19 है वो आप उसको मंगवा लेते हैं, तो उस पर कैसे जरा करनी है, वो मुहर्रर की तरफ चले जाते हैं। मुहर्रर आ गया, ठीक है, रजिस्टर नंबर 19 आपने एप्लीकेशन, एक तो आपने एप्लीकेशन नहीं देनी आपको, अगर नारकोटिक्स की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर तो आपको पता है, फिर तो मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आप नारकोटिक्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर बेहतर ये है कि जो उस एरिया में नारकोटिक्स की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा है वकील साहब के पास जाएँ और उसको बताएं कि ये थाना है, और उसके जो मुहर्रर साहब हैं वो रजिस्टर को कैसे मेंटेन करते हैं, वो आपको बता देंगे कि ये मेंटेन ठीक से नहीं करते। फिर तो आप रजिस्टर 540 की एप्लीकेशन है वो दे के रजिस्टर मंगवा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और सीन भी है, ये आप मुहर्रर के बयान में भी मंगवा सकते हैं, और अगर नहीं मंगवाया आपने, एंड में 342 हो रही है, तो इस पे जो है वो अरबाब ताज साहब की जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, 2025 PCR LJ पेज नंबर 30 है। वो कहते हैं कि वहाँ पे आप एप्लीकेशन देंगे, रजिस्टर 19 को मंगवा लेंगे, और उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो एग्जिबिट DA आप 342 में करेंगे। ठीक है, ये इसका तरीकाकार है। अगर आप से रह भी गए तो आप वहाँ पे जाके 342 में कर सकते हैं। मुहर्रर के बयान में आपने रजिस्टर मंगवा लिया, फिर आपने उसकी सीक्वेंस चेक करनी है। ठीक है, रजिस्टर नंबर 19 के सीक्वेंस चेक करनी है। ये मैं आपसे इसकी एक तस्वीर भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये अब देखें, इसको आपने ठीक से देखना है। एंट्री नंबर 1361 पे हम आ जाते हैं। ठीक है, 1361 पे आ जाते हैं। मुकदमा नंबर 100 एंड 100 मोरखा, ये हैं 11-10-20। ठीक है, 11-10-20 का ये है। फिर इसके बाद जो अगली एंट्री है 1362,
इसको अगर आप देखें तो ये मोरखा 5/9/2020 की है। तो सबसे पहले आपने मुहर्रिर से ये बात पूछनी है कि जैसे ही आपको केस प्रॉपर्टी मिली तो आपने रेलिवेंट एंट्री में दर्ज कर दी, आपने कोई ताख़ीर नहीं की, या आप ताख़ीर करते हैं बाद में, जब आपका दिल चाहे आप बाद में लिखते हैं। वो कहेंगे नहीं, एज सून एज जैसी केस प्रॉपर्टी मिलती है उसी वक्त, क्योंकि सेफ कस्टडी एंड सेफ ट्रांसमिशन का मसला होता है तो उसी वक्त मैं लिखता हूँ, ठीक है। फिर आपने पूछनी है कि ये बात दुरुस्त है कि कॉलम नंबर जो है, ये आपका प्रीवियस जो कॉलम है, ये इसमें 11/10/2020 है, ये दुरुस्त है। ये बात दुरुस्त है कि इसके बाद आपने जो एंट्री की है वो की है आपने 5/9 की है, ठीक है। ये करके फिर ये जो रजिस्टर नंबर 19 है, रजिस्टर नंबर 19 के मुताबिक जो माल मुकदमा है वो आपको 11/10 के बाद मिला, ठीक है। अब 11/10 के बाद ये अच्छी खासी डिफरेंस आ जाती है। अब 11/10 तक ये माल मुकदमा कहाँ पे पड़ा, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ में आ रही है बात या नहीं आई? जो प्रीवियस एंट्री है वो 11/10 की है, ठीक है। और हमारी वाली एंट्री कब की है, वो है 5/9 की। तो 11/10 के बाद हमारी एंट्री हुई है, तो इसका मतलब है कि 11/10 तक इनके पास केस प्रॉपर्टी नहीं थी। अगर केस प्रॉपर्टी होती तो ये मुहर्रर मालखाना के हवाले करते और वो रेलिवेंट जो रजिस्टर है उसकी एंट्री में लिख लेता, लेकिन तब तक हवाले नहीं हुई थी, ठीक है। ये आपने एडमिट कर दिया उससे कि इसके बाद मिली थी, तो वो सेफ कस्टडी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है यहाँ पे। फिर जो अगला कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 में आपने नाम देख लेना है कि कंप्लेनेंट का लिखा हुआ है या तफ्तीशी का लिखा हुआ है। अगर तो कंप्लेनेंट का लिखा हुआ है तो फिर आपने उससे जो ऊपर उसकी हेडिंग है कि ये बात दुरुस्त है कि रजिस्टर नंबर 19 के कॉलम नंबर 3 में ये बात लिखी हुई है कि नाम दाखिल करने का और तारीख़ दाखिल करने की, ठीक है। ये आ गई। अगला सवाल आपका ये पूछना है कि ये बात दुरुस्त है कि रजिस्टर नंबर 19 के कॉलम नंबर 3 में कंप्लेनेंट का नाम लिखा हुआ है, पूरी रेलिवेंट एंट्री में कहीं पे भी तफ्तीशी का नाम नहीं लिखा हुआ। अगला सवाल ये होगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये बात दुरुस्त है कि जो कॉलम नंबर 3 है उसमें आपने डेट नहीं लिखी हुई, जैसे कि हमारे वाले में भी डेट नहीं लिखी हुई। इस पर 2024 SCMR 14/8 इसमें ये पॉइंट था कि जो रजिस्टर नंबर 19 था उसमें उसके कॉलम नंबर 3 में डेट नहीं थी, तो इस पर एक्विटल हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो कॉलम नंबर 4 है, इसके बारे में सारी जो है वो माल मुकदमा आपने देख लेना है कि उसमें कितने पार्सल थे, वो आपने टैली कर लेना है FIR से कि माल मुकदमे का वज़न कितना था, नमूने पार्सल का कितना था, पार्सल्स कितने थे, मोहर कौन सी लगी हुई थी। बाकी जामिया तलाशी आपने देख लेनी है, फरदाद से मिला लेनी है कि उससे मिलती भी है या नहीं है। आगे के जो कॉलम है उसमें आपने जो ट्रांसमीटर है उसका नाम देख लेना है कि रिपोर्ट में उसका नाम है या नहीं है। रजिस्टर 19 रिपोर्ट इंग्लिश डॉकेट रोड सर्टिफिकेट, ये चीज़ें। फिर उसके बाद मुहर्रर से आपने पूछ लेना है कि जो रोड सर्टिफिकेट हैं वो लिखने का, और वो सारे जितने भी मामलात हैं रोड सर्टिफिकेट के वो आपने पूछ लेने हैं। ये सारी चीज़ें आपने पूछ लेनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो नारकोटिक्स के केस में आपको कोई भी मसला है चेन ऑफ सेफ कस्टडी सेफ ट्रांसमिशन के हवाले से चाहे बात हो, या कोई ऐसी फैक्चुअल कंट्रडिक्शंस आ गई हैं उस पर आपको कोई जजमेंट से चाहिए, कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।